देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और उसके पास धार जिला और वहाँ स्थित पीथमपुर और वहाँ से आने वाले जो दृश्य हैं आत्मदाह एक ऐसी स्थिति है जो विचलित कर देती है, डरा देती है। आत्मदाह क्यों हो रहा है? कचरे को लेकर, किसी कचरे को लेकर नहीं, बहुत खास तरह का कचरा है। इस कचरे और आत्मदाह की पूरी कहानी और पीथमपुर में हो रहे विरोध को समझने से पहले बात को समझना पड़ेगा कि ये सब मामला उठा कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ और ये सारा मामला है क्या। नमस्कार, बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। इस जहरीले कचरे की पूरी दास्तान को समझने के लिए हमको यहाँ से बहुत पीछे तारीख में 1984 तक जाना पड़ेगा। जी हाँ, 2 दिसंबर 1984 की एक ऐसी तारीख है जो इतिहास में इस तरीके से दर्ज है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। देश की राजधानी दिल्ली से कोई 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने इस दिन जो त्रासदी देखी थी उसके आगे भयावह शब्द भी बहुत छोटा है। इस त्रासदी को हम आज भी भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि फिर कोई शहर, फिर कोई जनता, फिर कोई लोग इस तरह की त्रासदी को नहीं देखे, नहीं भोगे। उस त्रासदी को जिसने देखा है वो आज भी उसका नाम सुनकर ही सिहर उठता है। 1984 की उस काली रात के पन्नों को पलटने से पहले हम कुछ साल और पीछे जाते हैं। साल 1969 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में अपना संयंत्र शुरू किया। जी हाँ, अमेरिका की कंपनी है, नाम है यूनियन कार्बाइड। इस नाम को जहन में अच्छे से दर्ज कर लीजिए। अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड 1969 में भोपाल में इसने अपना संयंत्र शुरू किया। यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC और अल्फा नेफ्थॉल को मिलाकर एक कीटनाशक बनाया जाता था। कीटनाशक, फसलों पर छिटका जाने वाला कीटनाशक। 1969 से ये संयंत्र लगना शुरू हुआ और उसका काम शुरू हो चुका था। बात आई वापस 2 दिसंबर 1984 पर। बीच के वक्फे को फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि तारीख में जो दर्ज है 2 दिसंबर, वो क्रूर, भयावह, जो भी कह लीजिए, उसकी दहशत लोगों के दिलों में आज भी कायम है। जिनको शहर छोड़कर भागना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा और आज तक भी वो उस दर्द से सिहर उठते हैं। तो 2 दिसंबर 1984 की रात को कोई लगभग 8:30 बजे का वक्त था। तब संयंत्र के अंदर मौजूद वह स्टोरेज टैंक फट गया जिसमें यह घातक गैस MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट भरी हुई थी। स्टोरेज टैंक के फटते ही इस गैस का रिसाव हुआ और रात भर में ही सैकड़ों लोग मारे गए। मंजर ऐसा था कि अस्पतालों में लाशों और घायलों में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस त्रासदी से प्रभावित होने वालों की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा थी। जी हां, 5.5 लाख से ज्यादा। 40 साल का लंबा वक्त गुजरने के बाद यह त्रासदी अपने पीछे छोड़ गए जहरीले कचरे की वजह से दोबारा डर पैदा कर रही है। त्रासदी मिट गई है, उसके निशान अब भी कायम हैं। आइए जानते हैं कि इन 40 वर्षों में क्या कुछ हुआ और इस कचरे की ये पूरी जो दास्तान है वो कहाँ पहुंची और किस तरह रातों रात अचानक ट्रकों में भरकर उस कचरे को भोपाल से पीथमपुर, जो कि इंदौर के पास में है, वहां स्थानांतरित कर दिया गया। त्रासदी के अगले दिन यानी 3 दिसंबर 1984 को पुलिस ने पहली FIR दर्ज की। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। 6 दिसंबर को यह मामला CBI को सौंप दिया गया। अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि एंडरसन को जमानत मिल गई। 2 महीने बीते और भारत सरकार ने फरवरी 1985 में अमेरिकी अदालत में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ उस वक्त के $3.3 अरब की क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। इसी बीच में केंद्र ने एक कानून पारित कराया जिससे भोपाल गैस कांड के पीड़ितों की समस्याओं से निपटारे का सीधा अधिकार केंद्र सरकार को मिल गया। त्रासदी के 3 साल बाद यानी 1987 में CBI ने इस मामले में एंडरसन, यूनियन कार्बाइड और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। जिला अदालत ने 350 करोड़ का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया।
अप्रैल 1988 में यूनियन कार्बाइड ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और मुआवजे की रकम घटकर 250 करोड़ हो गई, यानी 100 करोड़ रुपए इसमें से ऊपरी अदालत में कम हो गए, जो 350 करोड़ निचली अदालत ने आदेश दिया था। इसी बीच भोपाल की जिला अदालत ने एंडरसन के खिलाफ समन जारी किया और ये समन लगातार जिस तरह तारीख पे तारीख मिलती उस तरह जारी होते रहे। लेकिन वॉरेन एंडरसन तो पहली बार जमानत मिलने के बाद ही भारत से भाग चुके थे और भारत से उनके जो भागने की दास्तान है वो भी अपने आप में बात को समझने वाला किस्सा है और कोशिश करेंगे कि किसी और वीडियो में हम उस पर विस्तार से चर्चा करें। वॉरेन एंडरसन का भारत से निकल जाना भी हमारी राजनीति में मौजूद, राजनीति की इच्छा शक्ति में मौजूद दरारों को दर्शाता है और ये भी बताया जाता है कि कैसे जनता की कीमत पर, जनता के दर्द की कीमत पर भी राजनेता अपने निर्णयों को, अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं। जो लोग मारे गए, जो 5.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, उनके दर्द को समझे बगैर इस हत्यारे वॉरेन एंडरसन को भारत से जाने दिया गया। आखिर में 1992 में कोर्ट ने एंडरसन को भगोड़ा घोषित कर दिया। 1984 से 1999 तक देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट तक गैस त्रासदी के पीड़ित अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। मतलब जो त्रासदी दुनिया ने देखी, जो आंखों के सामने थी, जो लापरवाही दुनिया के सामने थी, इतनी घातक विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के टैंक का फट जाना कोई मामूली बात नहीं है। यही त्रासदी किसी यूरोपीय, अमेरिकी या अन्य देश में हुई होती तो उसको हैंडल करने का, उस पर कार्रवाई करने का तरीका बहुत अलग होता। भारत में ये हो गई घटना, इसलिए इसको इसी तरीके से लापरवाही के साथ छोड़ दिया गया और उसके पीड़ितों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। इससे दुखद और त्रासद कुछ नहीं हो सकता। जो लोग मारे गए, जो लोग घायल हुए, जो लोग विकलांग हुए इस त्रासदी की वजह से, उनको हक के लिए लड़ना पड़ा। ये शब्द सुनने और बोलने में भी जबान लड़खड़ाती है, लेकिन इसको लेकर जो जिम्मेदार लोग थे उनके कानों पर जू भी नहीं रहेंगी। फरवरी 2001 में यूनियन कार्बाइड ने भारत में मौजूद अपनी कंपनी का उत्तरदायित्व लेने से ही इनकार कर दिया। 2003 में भारत ने एंडरसन के प्रत्यर्पण की मांग की। वही एंडरसन जिसको भागने में सरकारी तंत्र ने और तब की नौकरशाही ने खासी मदद की थी, इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। लेकिन उसी एंडरसन को प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को फिर अलग तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। लेकिन 2004 में अमेरिका ने प्रत्यर्पण के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। मतलब अमेरिका ने एक अपने नागरिक जो कि इतनी बड़े घटना में शामिल था, उसकी रक्षा की बजाय के उस मानवीय त्रासदी को समझकर उसका प्रत्यर्पण करने के और उस जो त्रासदी के पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के बजाय 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने 1500 करोड़ रुपए पीड़ितों को वितरित करने के निर्देश दिए। वक्त गुजरता गया लेकिन पीड़ित इंसाफ का इंतजार करते रहे। हादसे के 25 साल बाद जून 2010 में भोपाल की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए 8 लोगों को दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। महज 2 साल। इतना लंबा मुकदमा चला, 35 साल तक लोग लड़े। अब 40 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, सजा मिली 2 साल की। 2010 में ही कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह ने राज्यसभा में एक बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर वे एंडरसन की गिरफ्तारी चाहते थे, लेकिन गृह मंत्रालय से एंडरसन को छोड़ने के लिए कई फोन आए। यही वो पीछे की राजनीति और षड्यंत्र है जिसकी मैं बात कर रहा था कि कैसे आम जनता की त्रासदी भी राजनेताओं के लिए महज अपने कर्तव्य और शगुफा दिखाने का मौका बन जाती है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि त्रासदी कितनी बड़ी थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि एंडरसन किस तरीके से इस त्रासदी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था, किस तरीके से उस कंपनी की जिम्मेदारी एंडरसन की थी और वहाँ हुई सुरक्षा की कोई भी चूक, कोई भी लापरवाही सीधे सीधे एंडरसन को दोषी बनाती है। लेकिन अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री भी ये मानते थे कि उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तो उसको छोड़ने के लिए अगर गृह मंत्रालय से फोन आए थे तो इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बीच भोपाल गैस त्रासदी के बाद वहाँ के संयंत्र में जहरीला कचरा मौजूद ही रहा। जी हाँ, ये तो थी त्रासदी, त्रासदी से उपजी राजनीतिक त्रासदी, त्रासदी से भी बड़ी पीड़ितों की त्रासदी, त्रासदी से बड़ी न्याय मिलने की त्रासदी, और उसके ऊपर अब भी इसका प्रेत जिंदा है उस कचरे के रूप में, जो उससे भी बड़ी त्रासदी अब बनता जा रहा है। घटना हुई, संयंत्र में रिसाव हुआ,
संयंत्र में जो रिसाव हुआ उसके बाद जो हादसा हुआ उसके जो निशान हैं वो जहरीले कचरे के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं। जहरीला बार बार इसलिए कहना पड़ेगा कि कुछ अधिकारी और कुछ लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, हालांकि आदेश कोर्ट का है, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि शायद ये कचरा उतना जहरीला भी नहीं है। जिस त्रासदी से ही इतने लाखों 5.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए, उससे जो कचरा उपजेगा वो कैसे जहरीला नहीं होगा, ये सामान्य बुद्धि की समझ से तो बाहर की बात है। जहरीला कचरा वहीं उस फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड की मौजूद रहा। दिसंबर 2002 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 दिन के अंदर संयंत्र से जहरीला कचरा हटाने के आदेश दे दिए। 2004 में इससे जुड़ी एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई थी कि फैक्ट्री के आसपास जिन जगहों पर कचरा फैला हुआ है उस प्रदूषण के लिए डाउ केमिकल्स की जिम्मेदारी तय की जाए। दरअसल 2001 में यूनियन कार्बाइड का डाउ केमिकल्स ने अधिग्रहण कर लिया था और इसलिए जो याचिका लगी वो डाउ केमिकल्स के खिलाफ लगी। तो अब यूनियन कार्बाइड अब डाउ केमिकल्स 2001 में बन चुकी थी और जो कचरा फैला था वो डाउ केमिकल्स की जिम्मेदारी बनती थी कि इससे आगे उससे प्रदूषण न फैले, जमीन में उसका रिसाव न हो। जो नुकसान होना था वो हो चुका, लेकिन अभी भी अगर वहां पर केमिकल्स पड़े हुए हैं, रसायन पड़े हुए हैं, घातक कचरा पड़ा हुआ है तो उसका निस्तारण तो होना ही चाहिए। इसके लिए याचिका लगाई गई। 2005 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों ने एक गुजरात के अंकलेश्वर में स्थित इंसिनरेटर की पहचान की, लेकिन 2007 में यह विरोध इतना उग्र हो गया कि राज्य सरकार ने खुद इस कचरे को आने से रोकने के आदेश जारी कर दिए। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से, देश में ही गुजरात में इस तरह का इंसिनरेटर था जिसकी जांच की विशेषज्ञों ने और यह तय किया कि यूनियन कार्बाइड के इस कचरे को गुजरात के अंकलेश्वर में, जहां कई पहले से ही केमिकल फैक्ट्रियां हैं, दवाई बनाने का बहुत बड़ा केंद्र है, वो वहां पर एक इंसिनरेटर है जिसमें इस कचरे का निस्तारण कर दिया जाए तो नुकसान नहीं होगा, ये विशेषज्ञों का मानना था। लेकिन स्थानीय जनता ने उग्र विरोध किया कि जिस यूनियन कार्बाइड की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ उससे उपजा कचरा हमें गुजरात तक भी दहशत में डाल रहा है, डर में डाल रहा है और गुजरात सरकार को इस विरोध प्रदर्शन के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम गुजरात में इस कचरे को नहीं आने देंगे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस कोशिश को रोक दिया गया। 2015 में 10 मीट्रिक टन कचरे का निपटारा ट्रायल के तौर पर किया गया। यह कचरे का ट्रायल भी जलाने का जो हुआ वो पीथमपुर में ही हुआ था और उसके बाद भी जो पीथमपुर और आसपास की जगहों पर जमीन में जहर घुला है या वहां का पानी विषैला हुआ है, इसको कई तरीके से स्वतंत्र रूप से जांच कर प्रमाणित करने की कोशिश की गई है, लेकिन पीथमपुर के विरोध के स्वर जो हैं वो जिम्मेदारों के कानों में नहीं जाते। लेकिन गुजरात की जनता ने विरोध किया और वहां की सरकार ने सुन लिया, लेकिन मामला कोर्ट में तो चलता ही रहा। हालांकि जो 10 टन कचरा जलाया गया था, 10 मीट्रिक टन, उसका भी खूब विरोध हुआ और उसके बाद इस परीक्षण को बंद कर दिया गया। इसके बाद अगले 7 वर्षों तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच भोपाल गैस त्रासदी के बाद शेष बचे 337 मीट्रिक टन। जी हां, 10 टन कचरे को लेकर ही इतनी उहापोह मची, उससे उपजे प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पानी के प्रदूषण, मिट्टी के प्रदूषण को लेकर बातें हो रही हैं, विशेषज्ञों ने कहा है, पर्यावरणविदों ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद जो कचरा बचा है वो छोटा मोटा नहीं है। 337 मीट्रिक टन कचरे को नष्ट करने को लेकर कोई भी समन्वय नहीं कायम हो पाया। आखिर 4 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने इस जहरीले कचरे को खत्म करने के लिए 126 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फिर दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर कचरे को हटाने के निर्देश दे दिए। और ये निर्देश पहली बार नहीं है, हम शुरू से आपको दास्तान इसलिए भी बता रहे हैं, इस तरह की टाइमलाइन, इस तरह के सख्त निर्देश पहले भी आते रहे, लेकिन स्थानीय विरोध और अन्य चिंताओं के चलते ये कचरे का निस्तारण नहीं हो पाया था। यूनियन कार्बाइड की बंद पड़ी फैक्ट्री के बाहर फैले कचरे को हटाने की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हुई, क्योंकि ये कोर्ट का जो आदेश आ गया था 4 हफ्ते वाला। नया साल आते आते इसको हटाने की शुरुआत हो गई। भोपाल से 12 कंटेनर पीथमपुर के लिए रवाना हुए। इसके लिए 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया भोपाल से पीथमपुर, जो कि धार जिले में आता है और इंदौर के बहुत पास में स्थित है। वहां पर इस कचरे को लाया गया रातों रात, एकदम नया साल लगते ही, ताकि लोग नए साल को बनाने के जश्न में लगे रहें और कचरा स्थानांतरित हो जाए। योजना के मुताबिक यह पूरा प्रोजेक्ट 180 दिन में खत्म किया जाना है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस कचरे ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया, जिस कचरे को गुजरात ने भी अपने यहाँ जलाने से मना कर दिया, उस कचरे को आखिर पीथमपुर में लाकर ही राम की फैक्ट्री में क्यों जलाया जाए।
जबकि 10 मीट्रिक टन का जो परीक्षण हुआ था उससे भी ऐसे कोई परिणाम सामने नहीं आए कि ये कचरा नुकसानदायक नहीं है। एक बात आई थी इस कचरे के जर्मनी में निस्तारण की, उसको भी खर्च को और अन्य तमाम चीज़ों को देखते हुए वहीं पर रोक दिया गया। सवाल यह है कि खर्च बड़ा है या फिर लोगों की जिंदगी। देश का सबसे स्वच्छ शहर होने पर गर्व करने वाला इंदौर क्या सिर्फ इसलिए अभिशप्त हो जाए कि उसके पास में पीथमपुर में एक फैक्ट्री है? उसी पीथमपुर के लोग और वो जहां पर फैक्ट्री उसके आसपास के गांव के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने राम की फैक्ट्री में जाकर पत्थर भी फेंके हैं, उन्होंने लगातार सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन भी किया है। और जब ये सारा मामला इतना बढ़ गया तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक तंत्र भी जागा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ये आश्वासन दिया है कि जन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि ये कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट के निर्णय की वजह से ही ये सब किया गया, लेकिन इसके आगे जो कुछ भी होगा उसमें जन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। इस आश्वासन से आश्वस्त होने के साथ ये जिम्मेदारी तय करना जरूरी है कि ये कचरा इंदौर के पास पीथमपुर में नहीं जलेगा तो कहाँ जलेगा, कैसे जलेगा। कोर्ट ने केवल आदेश दिया है, लेकिन क्या कोर्ट इस बात का भरोसा भी दिला सकता है कि इस कचरे से कोई नुकसान नहीं होगा? क्या कोर्ट इस बात का भरोसा दिला सकता है कि अगर इस कचरे से कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार फिर किसी वॉरेन एंडरसन को इस देश से भाग जाने नहीं दिया जाएगा? क्या कोर्ट इस बात की भी जिम्मेदारी ले पाएगा कि जो इस वजह से कोई त्रासदी होती है अगर, तो उस त्रासदी के लोग न्याय मांगने कहां जाएंगे? उसी कोर्ट में, उसी न्यायालय में ये फैसले होते रहे, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन हक की लड़ाई कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई। त्रासदी का हो जाना बहुत गलत है, भयावह है, लेकिन उसके ऊपर राजनीतिक त्रासदी और उसके ऊपर प्रशासन और व्यवस्था की त्रासदी का जन्म लेना ज्यादा खतरनाक है। इस कचरे का विरोध पहले दिन से चल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा मुखर होना चाहिए था। ये इतना आसान निर्णय नहीं होना चाहिए कि कोर्ट ने कह दिया और कचरे को भोपाल से पीथमपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी तरह के कचरे के निस्तारण की विश्व स्तर पर आधुनिक तकनीक है, बहुत अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं और उनको ध्यान में रखते हुए इस कचरे का निस्तारण होना चाहिए। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि गैस त्रासदी हो गई, लेकिन उसका प्रेत, उसका जिन्न कचरे के रूप में आज भी मौजूद है। और अगर त्रासदी खतरनाक थी, उसका जहर खतरनाक था, तो उस जहर से उपजा हुआ कचरा कैसे खतरनाक नहीं होगा, ये समझना बहुत ही मुश्किल है और ये कोई कोर्ट या कोई आश्वासन समझा नहीं पा रहा है। हम उम्मीद ही करते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि और साथ में कोर्ट मिलकर वो निर्णय लेंगे जो जनता के हित में होगा। जनता अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? जब तक जनता सड़क पर नहीं आएगी, उससे जुड़े राजनेताओं को और जनप्रतिनिधियों की भी उसके लिए आवाज़ उठाने की शक्ति नहीं मिलती। और वो समय नहीं कि राजनेता आवाज़ उठाएगा और पीछे जनता खड़ी हो जाएगी। अगर जनता सड़क पर आकर विरोध करती है तो राजनेताओं को भी मजबूर होना पड़ता है। गुजरात के लोगों ने विरोध किया और कचरा वहाँ नहीं आने दिया गया। सवाल यह है कि अगर वहाँ पीथमपुर में कचरा नहीं जलेगा तो कहीं तो जलेगा। इस कहीं का जवाब भी व्यवस्था से जुड़े उन लोगों को देना है। उनको विशेषज्ञ ढूंढने होंगे, सही जगह ढूंढनी होगी। पीथमपुर के लोगों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अंकलेश्वर के लोगों की। अगर अंकलेश्वर में नहीं जल सकता तो पीथमपुर में भी नहीं जलेगा, तो कहाँ जलेगा? ऐसा कचरा देश और दुनिया की अन्य फैक्ट्रियों में भी उपजता है और उसका निस्तारण भी होता है। इसको ध्यान में रखकर अगर कचरे का निस्तारण होगा तो शायद हम सही राह पर आगे बढ़ पाएंगे। बात को समझो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।